नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सर्दी का सीजन जिसमें लुढ़कता पारा दिमाग के मरीजों के लिए खतरनाक होता है। इस सीजन में ब्रेन स्ट्रोक या फिर दिमाग के नस फटने के मामले बढ़ जाते हैं और ब्रेन स्ट्रोक में समय से इलाज मिलने पर मरीज की जान तो बच सकती है, साथ ही उसका प्रभाव भी कम हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के क्या उपाय हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा, जो कि दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धमीजा साहब, वाकई में जो हमने कहा कि सर्दियों के मौसम में ये स्ट्रोक्स की जो केसेस हैं बढ़ जाते हैं, वाकई में लोगों को परेशानी होती है और केसेस तो आप हैंडल करते हैं, आप समझते हैं कि कितने क्रिटिकल कंडीशन में लोग पहुंच जाते हैं। सर्दी के सीजन में कैसे लोग बचें? इतने ज़्यादा केसेस आते हैं, तनाव इतना होता है, स्ट्रेस इतना होता है, उसके बाद सर्दी के सीज़न में ठंड की वजह से ब्लड सर्कुलेशन वैसे कमज़ोर होता है, तो कैसे लोग बचें, क्या करना चाहिए और कैसे पता चले कि ब्रेन स्ट्रोक के झटके महसूस हुए हैं शरीर में? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि सर्दी के मौसम में और ख़ासकर सुबह के टाइम पे स्ट्रोक के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं और स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इसके बहुत सारे कारण हैं और ये देखा गया है कि जो हमारा सर्कैडियन रिदम है उसके हिसाब से जो अर्ली आवर्स है मॉर्निंग में, वो स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों के लिए ही खतरनाक है। और ज़्यादातर केसेस जो है एडमिट होते हैं जो सुबह सुबह के टाइम पे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इस टाइम पे सभी जो है मरीज आते हैं। और ख़ास बात ये है कि अगर समय पर मरीज आ जाता है तो उसका इलाज जो है पहले 4.5 घंटे में जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स हैं उसको दिया जा सकता है। सो मोटे मोटे तरीके से स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, या तो ये क्लॉट वाले हैं, ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, या ब्लीड बोलते हैं, जिसका कि ब्रेन की जो हैमरेज हो गई या ब्रेन हैमरेज हो गया, नाड़ी फटने की वजह से हुआ है। सो ये दोनों केस अलग अलग हैं। और जो स्ट्रोक क्लॉट की वजह से आते हैं, जिसमें ब्लॉक हो जाती हैं हमारी जो धमनियां हैं जो खून का दौरा करती हैं, जो खून को ब्रेन तक लेके जाती हैं दिल से, उनमें अगर कहीं ब्लॉकेज हो गए, क्लॉट हो गया, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक होता है उसका इलाज संभव है। और उसके लिए हमें बिल्कुल भी समय जो है नष्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी बड़े हॉस्पिटल में जहां स्ट्रोक की सर्विस है या न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं वहां पे मरीज को लेके जाना चाहिए, ना कि घर पे वेट करें या किसी साथ के डॉक्टर को दिखाएं। सीधा रश करें हॉस्पिटल में। और अभी हम आपको बताएंगे कि स्ट्रोक के वार्निंग साइंस या स्ट्रोक की पहचान कैसे की जाए या उसके लक्षण कैसे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल जा पाएं। धमीजा साहब, आपका अनुभव इतना है कि आपने टॉप लीडरशिप हिंदुस्तान के डेलीगेशन के तौर पर भी विदेशों में भी गए हैं, काम किया है, और यही समझ में आता है कि वाकई में किस तरीके से बीमारियों पर आपका एक तरह से रिसर्च है। तो किस एज के लोगों में ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और हिंदुस्तान में कितने % मरीज़ इसके होते हैं, और कैसे पता चले, लक्षण कैसे समझ पाएं लोग कि ये समस्या हो रही, तो हो सकता है कि अगर सावधानी ना बरतें तो आगे चलकर ब्रेन स्ट्रोक जैसे एक खतरनाक स्ट्रोक से गुजरना पड़ सकता है लोगों को, जो पेशेंट होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये देखा गया है कि तकरीबन हर लाख पॉपुलेशन के पीछे हमारे 150 से 200 नए पेशेंट स्ट्रोक के आते हैं हर साल। तो ये जबकि फिगर्स बड़ी कम हैं। और ये भी देखा गया है कि पिछले 10 सालों में स्ट्रोक के केसेस डबल हो गए हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्री में, कंट्री जो लो मिडिल इनकम ग्रुप की हैं, हमारे जैसे कंट्रीज हैं। जबकि इसके विपरीत जो अमीर देश हैं उनमें स्ट्रोक की संख्या घट रही है, क्योंकि वहां का जो स्ट्रोक के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं बड़े काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्ट्रोक की जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि हमारी जो लॉन्जिविटी है, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ रही है। अब जो कि हमारी आज़ादी के समय जो 50 वर्ष से भी कम थी, अब वो 70-72 वर्ष के आसपास है। और आपने देखा होगा कि लोग 80-85 तक आम जीते हैं। तो जब आपकी लंबी उम्र होती है तो लंबी उम्र की बीमारियां के होने की संभावना भी रहती है। सो लॉन्जिविटी बढ़ रही है तो स्ट्रोक के केसेस भी बढ़ रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि जो इसके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें शुगर, खासकर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो भी है, उसकी संख्या भी बहुत बढ़ रही है हमारी जनसंख्या में। लोगों जो डायबिटीज की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। इसको हम इंडिया को आजकल डायबिटिक कैपिटल भी बोलते हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो डाइट की वजह से हो, चाहे वो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो। सो जब इन मरीजों की संख्या बढ़ती है, वो शुगर या ब्लड प्रेशर के या कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज जो हैं, तो फिर अगर ये लोग बढ़ेंगे तो स्ट्रोक की नंबर्स भी बढ़ेंगे। सो लाइफस्टाइल और डाइट और ये जो बीमारियां हैं, अगर हम इनको कंट्रोल में रखें तो स्ट्रोक की संभावना कम हो जाती है। अगर इनको हम कंट्रोल में नहीं रखें, एक्सरसाइज नहीं करें,
और डाइट पे कंट्रोल नहीं करें, वजन पे कंट्रोल नहीं करें, शुगर अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको कंट्रोल नहीं करें तो भी स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा रहती है। मैं सिर्फ आपको स्ट्रोक के लक्षण बताना चाहता हूं क्योंकि आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक को पहचानें और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाएं। सो ये हम एक्रोनियम रखा हुआ है हमने, फास्ट, FAST। एफ से मतलब है कि फेस का टेढ़ा होना, ए का मतलब है कि आर्म का वीक होना या कमजोर होना, सडन ऑनसेट, एकदम अचानक से, और एस का मतलब है कि स्पीच, कि आपको बोलने में दिक्कत हो, और टी का मतलब है कि टाइम इज ब्रेन, कि जितना जल्दी आपको जो है हॉस्पिटल पहुंचा सके मरीज को उतना अच्छा है। तो ये पहचाने जो है लक्षण जो है जरूर बड़े उपयोगी हैं पहचाने। और इसके साथ साथ कई बार ये सब अचानक होता है, कई बार मरीज की नजर भी चली जा सकती है और बैलेंस बिगड़ सकता है। तो अगर ये 6 लक्षण अगर हम देखें, स्पीच का, फेस का, आर्म की वीकनेस या लेग की वीकनेस, बैलेंस का जाना एकदम अचानक या विजन का जाना, तो आप देरी मत करें, फटाफट अपने हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे जहां स्ट्रोक की सर्विस हो या न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। अच्छा, मौसम के हिसाब से भी चीज़ें बदल जाती है। गर्मियों में लोग होता है, देखते हैं कि पसीने लोगों के आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठंड में ऐसा क्या उपाय करना चाहिए ताकि लोग बच सकें, क्योंकि ठंड में वैसे सर्दियों से लोग परेशान होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, लेकिन ठंड के साथ साथ जो है आप अपने आप की जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं उसको भी कंट्रोल करें। सो ये देखा गया है कि ये देखा गया है कि मॉर्निंग आवर्स में स्ट्रोक ज्यादा होते हैं और सर्दी के टाइम पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो उस टाइम पे क्लॉट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसमें ब्रेन हेमरेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये देखा गया कि हमारे देश में यंग स्ट्रोक्स भी होते हैं, 25 से 30% लोग जो है 45 वर्ष से नीचे के होते हैं, और ऐसे लोगों के लिए स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है और स्ट्रोक से बचा जा सकता है। अच्छा, एक सही कहा आपने। एक और मुझे लगता है कि प्रोमिनेंट सवाल है आज के यूथ ब्रिगेड के लिए, या कहा जाए कि युवा पीढ़ी के लिए। लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, और साफ तौर पर इसका असर लंग से लेकर ब्रेन तक पड़ता है। तो जो लोग वाकई में स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, उनके लिए क्या ब्रेन स्ट्रोक या किसी भी स्ट्रोक के चपेट में आना आसान हो जाता है, या यह बीमारी उनको बड़ी जल्दी गिरफ्त में ले सकती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्मोकिंग जो है वो एक जो हमारी एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेज हैं जिसकी वजह से क्लॉट बनते हैं, चाहे वो हार्ट में हो चाहे वो ब्रेन में हो, सो ये स्मोकिंग की वजह से उसकी संभावना ज्यादा रहती है। स्मोकिंग की वजह से बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो फेफड़ों की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो स्ट्रोक की हो, चाहे वो ये जो स्मोकिंग है वो एयर पोल्यूशन के साथ मिलकर एक डेडली कॉकटेल बनाती है। तो आपने देखा होगा कि पोल्यूशन भी आजकल बढ़ रही है, और उसके ऊपर से अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप डबल रिस्क पे हो जाते हैं। ना केवल आप रिस्क पे हैं, बल्कि जो आपके साथी हैं, फैमिली वाले हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, वो भी पैसिव स्मोकिंग का शिकार रहते हैं। तो स्मोकिंग से बचना चाहिए। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि ड्रग्स जो हैं, जैसे कोकेन है या दूसरी जैसे इलिसिट ड्रग्स हैं, जो सब्सटेंस अब्यूज है, उनकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज होती है, और ये बहुत गंभीर रूप ले सकती है। सो इनके सेवन से बचें, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो स्मोकिंग हो। ये सब आपके जोखिम कारक हैं स्ट्रोक को पैदा करने के लिए, स्ट्रोक को करने के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये मॉडिफाइबल हैं। आप इनसे बच सकते हैं। और अगर आप रिस्क ज्यादा है तो बिल्कुल भी अपने और अपने साथियों को ये जरूर हिदायत दें कि इन कुरीतियों से बचें, और अच्छा रहेगा कि स्ट्रोक भी नहीं होगा आपको। एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था इसी में, वो शायद अमेरिका में कई रिसर्च था कि उसमें जब काउंटेबिलिटी की बात हुई तो महिलाओं से ज़्यादा, या कहा जाए कि तुलना की जाए तो पुरुषों में ज़्यादा संख्या थी ब्रेन स्ट्रोक की चपेट होने की। ये सच था क्या? अगर ऐसा है तो फिर क्यों? ये बिल्कुल ठीक है कि ये पाया गया है कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ जो स्टडीज हुई हैं वो मेल जेंडर जो है वो ज्यादा रिस्क पे पाया गया है। मेल का चाहे आप हार्मोनल्स लगा लें या चाहे आपको उनको स्मोकिंग अल्कोहल की आदत भी ज्यादा होती है, और डायबिटीज की भी संभावना ज्यादा रहती है। और मेल को हमारे यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस भी ज्यादा है, और मेल को मेडिकल फैसिलिटीज भी ज्यादा मिलती हैं। आपने देखा होगा घर में औरतों को जो है इतनी महत्व नहीं दी जाती उनकी डाइट पे, उनकी सेहत पे। और हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि वुमेन एम्पावरमेंट के समय में, आज के ज़माने में, हम अपने घर की महिलाओं को भी उतनी ही सेहतमंद रखें, उनको भी उतना ही सेहत का ध्यान दें। अगर स्ट्रोक होता है तो उनको भी हॉस्पिटल लेके जाएं। पिछले 30 सालों में स्ट्रोक की ट्रीटमेंट बिल्कुल बदल गई है। अब हमारे पास दवाइयां हैं जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स जिसको बोलते हैं, उनका सेवन हम कर सकते हैं अगर मरीज पहले 4 घंटे में हॉस्पिटल में आ जाए। सो 4.5 घंटे का टाइम है, बड़ा क्रूशियल है, जिसको टाइम इज ब्रेन बोलते हैं, या गोल्डन आवर बोलते हैं, या टाइम विंडो बोलते हैं। सो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं
कि अगर आपके आसपास आपके घर में किसी को भी स्ट्रोक की आपको लगता है कि ये लक्षण है, तो उसको जल्दी से अपने स्ट्रोक के हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं, ताकि उसका समय रहते इलाज हो सके। क्योंकि स्ट्रोक का जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स हैं वो पहले कुछ घंटों में ही दी जा सकती हैं, जैसे मैंने बताया 4.5 घंटों में एक दवाई दे सकते हैं। सो टाइम को वेस्ट मत करें और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, एम्बुलेंस बुलाएं या खुद लेके जाएं। अच्छा, जिस तरीके से सिचुएशन लोगों की दिनचर्या होती जा रही है, और पहले इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, चूँकि अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया है, लेकिन लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो गई है कि अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं रख पाते। इसके अलावा जो लोग मान लीजिए ठीक है स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, लेकिन उनकी काम का प्रेशर इतना होता है या दिन रात काम करने का जिस तरीके से दबाव होता है, उसके चक्कर में वो झेल नहीं पाते हैं। स्वस्थ लोग भी इसके चपेट में आ रहे हैं, तो ये लोग कैसे बचें? देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि अपनी डाइट को दुरुस्त रखें, बैलेंस डाइट लें, नमक कम खाएं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं। कम से कम 5 सर्विंग्स जो है ना सैलेड्स की, फ्रूट्स की, जो फल हैं और जो सैलेड्स हैं, जो सब्जियां हैं, उनकी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ नियमित व्यायाम, नियमित एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो कम से कम आप 30 से 40 मिनट प्रतिदिन करें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन के लिए। तो हम ये कहते हैं कि 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज जो है, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, वो हर व्यक्ति को करनी चाहिए प्रति सप्ताह या दिन में। रोज जो प्रतिदिन आधे घंटे से 40 मिनट सैर करें, ब्रिस्क वॉक करें, चाहे वो और साथ में एरोबिक्स करें। तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। सेडेंटरी लाइफ को ना अपनाएं, कोशिश करें कि पैदल चलें, चाहे आप अपने काम पे जा रहे हैं या साइकिलिंग करें। सो ये चीजें जो है फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी हैं और इनके साथ साथ स्ट्रोक का रिस्क भी कम होता है। अच्छा, कोई चपेट में आ गया मान लीजिए स्ट्रोक के और हल्का रहा, तो क्या इसके बाद उसकी लाइफ में या उसके कहा जाए कि फिजिकल एक्टिविटी में या उसके शरीर में इसके बाद भी कुछ ऐसे पोस्ट इफेक्ट देखे जाते हैं जिससे उसको बचना है, या फिर कैसे लोग उसके बाद अपने आप को सुरक्षित रखें? क्योंकि डर पैदा हो जाता है लोगों के दिमाग में, और आमतौर पर मुझे लगता है हिंदुस्तान में लोगों के जहन में ये होता है कि एक बार आ गया तो हो सकता है दोबारा भी आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोबारा आने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए एक बार किसी को लकवा हो गया या स्ट्रोक हो गया तो सबसे पहली हमारी कोशिश यही रहती है कि दोबारा ना होने पाए। इसलिए हम अग्रेसिवली ट्रीट करते हैं जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइट के ऊपर ध्यान देना हो। सो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ढूंढते हैं कि स्ट्रोक क्यों हुआ, उसका मैकेनिज्म क्या था, क्या वो ब्लॉक हुआ या ब्लीड हुआ। ब्लॉक हुआ तो ब्लॉक क्लॉट जो बना उसके क्या कारण रहे हैं, क्या वो हार्ट से क्लॉट निकला है या आपकी पल्स इरेगुलर है वहां से क्लॉट निकला है। सो उसका पूरी जांच करके हम उसके कारण ढूंढते हैं, मैकेनिज्म ढूंढते हैं और फिर इसको ट्रीट करते हैं ताकि उसको स्ट्रोक को दोबारा से ना हो, क्योंकि दोबारा स्ट्रोक होना बहुत घातक हो सकता है और लाइफ के लिए खतरनाक भी हो सकता है। सो पहली बात तो ये कि सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसको हम बोलते हैं, दोबारा से स्ट्रोक ना हो तो अपनी सेहत पे पूरा ध्यान रखें। अगर आपको कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से क्लॉट बना है तो उसका कारण को इलाज कराएं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक बार हो गया है तो स्ट्रोक रिहैब बड़ा जरूरी है। और चाहे वो एक साइड की आपकी कमजोरी हो, चाहे वो बोलने में दिक्कत हो, चाहे वो बैलेंस में दिक्कत हो, चाहे वो आपका जो सुनपना हो, तो वो कुछ महीने लगते हैं उसको पूरी तरह ठीक होने में। और ज्यादातर मरीज जो हैं रिहैब के माध्यम से ठीक भी हो सकते हैं और अच्छे रिहैब स्पेशलिस्ट के पास जो है अपना इलाज कराएं और तंदुरुस्त की तरफ बढ़ें। अच्छा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से भी ऐसा होता है क्या डॉक्टर साहब? क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में साइनस के पेशेंट होते हैं, डेविएटेड सेप्टम के पेशेंट होते हैं, उनको ब्रीथ करने में दिक्कत हो जाती है। सर्दियों में ये सब कहा जाए कि लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? क्या उनको भी चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रोक के चपेट में आ सकते हैं या फिर ना के बराबर संभावना होती है? ये देखिए, जो मोटापा है, ओबेसिटी है, और जिन लोगों को जिनको स्लीप की प्रॉब्लम रहती है या खराटे आते हैं जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, इन लोगों को भी स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इनको ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं और फिर उसके ऊपर जो स्ट्रोक है उसके भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इन लोगों को अपना वजन कम करना चाहिए। अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम है, खराटे आते हैं, स्नोरिंग होती है, तो उसका इलाज कराना चाहिए। और अगर आपको स्लीप एपनिया है तो उसका अवश्य ध्यान देना चाहिए और उसको इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आप भी एट रिस्क हैं स्ट्रोक के कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के बजाय। बच्चों में भी क्या ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस होते हैं? तो बच्चे तो बड़े एक्टिव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बीमारियां अमूमन नहीं होती हैं, लेकिन क्या उनके भीतर भी ये चांसेस संभावना होती है? बच्चों में कुछ लोगों को खून गाढ़ा होने की और जो है क्लॉट बनने की संभावना रहती है। कुछ, हालांकि ये कम मात्रा में है,
कम संख्या में है जैसे बड़ों को। कुछ जो हमारी जन्मजात बीमारियां हैं उनकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। कुछ डिलीवरी के टाइम पे भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसकी वजह से स्ट्रोक जैसा सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। सो स्ट्रोक होता है बच्चों में, कम होता है। नहीं सर, मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूं, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। जैसे आजकल फास्ट फूड का प्रचलन आपको पता ही है, बच्चे 4 साल 5 साल 8 साल की उम्र में देखेंगे इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं कि बड़ा मुश्किल, या उनको कहना पड़ता है कि थोड़ा वेट कम करने के लिए कुछ करवाया जाए एक्टिविटी, या माँ बाप को केयर करनी पड़ती है। तो ये एक बीमारी को न्योता देता है, और ये इस केस में भी क्या वाकई में घातक है? देखिए, मोटापा जो है और जो फास्ट फूड है, ये एक बहुत सारी बीमारियों के लिए एक रिस्क फैक्टर है। आगे उनकी ग्रोथ में भी, जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में भी फर्क पड़ सकता है। सो मेरी ये आपसे आग्रह है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं कार्यक्रम या पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनकी डाइट और फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि आगे उनको जीवन जीना है। और अगर वो फिट रहेंगे, अगर ठीक डाइट लेंगे, अच्छे खुले खेलेंगे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज से बच सकते हैं। एक आम इंसान के लिए नॉर्मल डे रूटीन क्या होना चाहिए ताकि वो ना ब्रेन स्ट्रोक, ना हार्ट, किसी भी बीमारी से अगर बचना है तो उसको अपनी दिनचर्या किस हिसाब से रखनी चाहिए? बिजी स्केड्यूल के भीतर भी क्या करे ताकि बीमारियों से बच सके? देखिए, अपने जीवन शैली को ऐसे बनाएं कि आपको जो स्ट्रेस फैक्टर है वो कम होना चाहिए। आप जीवन को आनंदित रूप से जिए। अपनी डाइट पर ध्यान दें, अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दें। जैसे मैंने कहा कि कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट रोज फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे ब्रिस्क वॉक हो या एक्सरसाइज हो। इसके साथ साथ पैदल चलना सीखें, कोशिश करें, साइकिलिंग करें, और नमक कम खाएं, चीनी कम खाएं। डायबिटीज अगर आपकी फैमिली में है तो अपना रेगुलरली स्क्रीनिंग कराएं, चेकअप कराएं, और जो है अच्छे से जो है मेंटल स्ट्रेस को जो है हैंडल करें, और चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो, चाहे वो फैमिली स्ट्रेस हो, क्योंकि स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर है। सो अपने जीवनचर्या जो है, जीवन शैली जो है, उसको स्वस्थ रूप से जिए, आनंदित रूप से जिए, और डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज पर ध्यान दें। बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपने वाकई में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। दर्शकों से भी अपील यही है कि आप लोग भी अगर डॉक्टर धमीजा को ध्यान से सुन रहे थे आप लोग, तो उन बातों का वाकई में उस पर केयर करिए, उस पर आप अमल करिए, ताकि आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर कर सकें। सबके जीवन में काम का दबाव होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपने आप को फिट करके रख रहे हैं तो इससे बड़ा कहा जाए कि कोई धन नहीं होता है, या इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं होता है। तो इस बात का ख्याल रखिए, और ब्रेन स्ट्रोक से अगर आपको बचना है तो ठंड में भी अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना आपको होगा, समय निकालना होगा अपने आपके लिए। खान पीने से लेकर एक्सरसाइज पर भी फोकस करना होगा। नमस्कार।